नमस्ते इंडिया में खबरों की शुरुआत करते हैं और बता दें आपको खबर आ रही है मुंबई से, जहां अभिनेत्री नोरा फतेही की कार हादसे का शिकार हो गई। नशे की हालत में एक दूसरी कार के ड्राइवर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में नोरा फतेही को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज किया है और नशे में धुत ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया गया है। बता दें नोरा फतेही जब इस गाड़ी में मौजूद थी तो एक कार ने उनको टक्कर मारी। बता दें हादसे में उन्हें तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी उनकी जो टीम थी उन्हें अस्पताल लेकर गई और उनका चेकअप हुआ। नोरा ने इंसिस्ट किया कि वो अस्पताल में नहीं रहेंगी, वो वापस लौट आई हैं, लेकिन कार का जो ड्राइवर था जिसने इस गाड़ी को टक्कर मारी थी वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तो मुंबई के अंबोली के पास लिंक रोड के पास ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कार दुर्घटना में नोरा मामूली रूप से घायल हुई है, लेकिन हादसे के वक्त कार में मौजूद जो नोरा थी उन्होंने साहस दिखाते हुए ये कहा कि मैं अस्पताल में नहीं रहूंगी। तो नोरा फतेही की गाड़ी को टक्कर लगी और इसके चालक को अब गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन मुंबई के अंबोली के पास लिंक रोड के पास ये हादसा हुआ। हम आपको ये जानकारी दे दें, कार दुर्घटना में नोरा मामूली रूप से घायल हुई और हादसे कार में वो मौजूद भी थी। नोरा सनबर्न संगीत समारोह में जा रही थी। कार को टक्कर मारने वाला शख्स फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि नोरा जो है डेविड गेटा की बड़ी फैन है और उनके शो के लिए जाते वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ। और बता दें उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में सीजन की पहली शीतलहर जो है वो चल पड़ी है। शीतलहर से बड़ी ठिठुरन महसूस की जा रही है। ठिठुरन ने लोगों की परेशानियां भी बढ़ाई हैं। कई राज्यों में कोहरे का सितम देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। आप दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिला। वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी नजर आई। तो ये तस्वीरें देखिए, ये कोहरे ने किस तरह से कहर मचाया हुआ है। हम आपको ये दिखा रहे हैं, राजधानी में कोहरे का कहर देखने को मिला। दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर अंधेरा होने के चलते यहां पर गहरी धुंध देखी गई और इसकी वजह से यहां पर आप देख रहे हैं सुनसान तो है ही, लेकिन जो भी गाड़ियां यहां से गुजरने की कोशिश कर रही थी वो धीमी रफ्तार से ही आगे बढ़ रही थी। और ये तस्वीरें आ रही हैं धौलाकुआं की। धौलाकुआं में भी कोहरे की चादर देखने को मिली। यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पर ही देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी कम है और गाड़ियों की रफ्तार देखिए कितनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और अगली तस्वीर आ रही है अक्षरधाम से, जहां पर देखिए किस तरह से सुनसान तो है लेकिन कोहरा भी छाया हुआ है। यहाँ पर इतनी फॉग थी कि AQI भी यहाँ पर बढ़ा हुआ पाया गया। और इसके बाद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर की। गाजीपुर में भी बेहद घना कोहरा देखा गया। यहाँ पर फॉग ने इस कदर कोहरा मचाया था और ठिठुरन के साथ यहाँ पर लोगों पे डबल अटैक था। अब आपको दिखाते हैं गाजियाबाद की तस्वीरें। गाजियाबाद से तस्वीरें सामने आई, जहां पर कोहरा जो है वो अपने पूरा सितम ढाता हुआ नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये ऑटो चालक कितने धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पीछे गाड़ियां हैं। कोहरा इतना डेंस था, इतना खतरनाक था कि यहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ना ही सही समझा। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर अक्षरधाम, आनंद विहार, इंडिया गेट, गाजियाबाद और गाजीपुर की, जहां से विजिबिलिटी बेहद कम है। ठिठुरन इस वक्त लोगों के बीच में ज्यादा है। सर्दी और कोहरे का दोहरा सितम यहां पर फैला हुआ नजर आया। और बता दें बाकी राज्यों में भी सर्दी ने कहर ढाया हुआ है। लोग कांप रहे हैं, कोहरे की मार झेल रहे हैं, हादसे का शिकार हो रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बेहद लो विजिबिलिटी है। गाड़ी चलाने वालों को यहाँ पर खासी परेशानी देखने को मिल रही है। देखिए आप इस टीवी स्क्रीन पर किस तरह से यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मथुरा की तस्वीरें और सिर्फ गाड़ी की लाइट, और अगर किसी की गाड़ी में फॉग लाइट नहीं लगी हुई है तो उसे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको ठंड कहाँ पे है, अब तक कहाँ प्रचंड रूप दिखा रही है उसके बारे में बता दें। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सर्दी का सितम देखने को मिला। अब अयोध्या की आपको तस्वीरें दिखा दें। अयोध्या में देखिए किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और साफ साफ देखा जा सकता है सिर्फ धुंध की चादर ही जो है यहाँ पर, धुंध नहीं यहाँ पर चादर जो है फैलाई हुई है। अब मुरादाबाद की तस्वीरें देखिए। मुरादाबाद में भी घना कोहरा देखने को मिला और घना कोहरा के होने के चलते लोग जो है काफी परेशान नजर आए, क्योंकि विजिबिलिटी तो फॉग के दौरान कम हो ही जाती है। ये देखिए ताजमहल तो यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर हमने ताजमहल आपके लिए कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन
धुंध इतनी ज्यादा थी कि ताजमहल की तस्वीर ही सामने नहीं आ पाई। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं मथुरा, सहारनपुर, अयोध्या, मुरादाबाद से, जहां पर घना कोहरा और साथ ही ठंड जो है बढ़ी हुई नजर आई है। ठंड कहां कहां अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में सर्दी का सितम, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी काफी ठंड पड़ रही है और यहाँ पर भी कोहरे का घना सितम देखने को मिला है। उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा। पहाड़ों पर भी भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंड बढ़ गई है तो बर्फबारी भी होनी शुरू हो रही है और इसके लिए अलर्ट जारी हुआ है। पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली और आसपास के लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। पारा जो है करीब 5 डिग्री के पास लुढ़क गया। आज दिल्ली एनसीआर में बेहद ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया और राजधानी में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बता दें आपको, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में भी ठिठुरन जो है कम नहीं हो रही। गुड़गांव और फरीदाबाद में भी कड़ाके की सर्दी पड़ी है। इन सभी शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है और बता दें कुछ इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम दर्ज की गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मैं नोएडा की फ्लाईओवर से रिपोर्ट कर रही हूँ और दिल्ली एनसीआर में अब फाइनली कोल्ड वेव का जो सीज़न है वो ऑफिशियली आ चुका है। कल लोएस्ट टेम्परेचर था दिल्ली में और इसके वजह से कोहरा भी बहुत ही ज़्यादा था और काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन हुआ था कल। लेकिन आज की अगर बात करें हम, आप देख सकते हैं जो फॉग कंडीशंस है वो कम है कंपेरेटिव टू द लास्ट 2 डेज। कोहरा जो है उतना ज़्यादा नहीं है, विजिबिलिटी इम्प्रूव्ड हुई है, लेकिन जो पोल्यूशन का स्थिति है, जो स्मॉग है वो अभी भी है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक धुआं सा एक पूरा माहौल बन चुका है और ये पूरा विंटर सीजन में दिल्ली का हालत ऐसे ही रहता है क्योंकि पोल्यूशन जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रूटीनली 400 क्रॉस कर रही है। कल भी सीवियर कैटेगरी में चला गया था एयर क्वालिटी और आज भी कई जगहों में जो पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स है दिल्ली के, इंडिया गेट, आईटीओ, आनंद विहार, गाजीपुर, सब जगहों पे 400 एंड अबव AQI है, जो कि सीवियर कैटेगरी में है, काफ़ी हानिकारक है आपके हेल्थ के लिए। तो प्रचंड कोहरा, ठंड और साथ साथ प्रदूषण, ये तिहरी मार जो है इस वक्त देशवासियों पे पड़ी है। कोहरे की वजह से उड़ानों पे असर पड़ा है। दिल्ली में 138 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। कोहरे की वजह से कई शहरों में उड़ानें जो है प्रभावित हुई हैं। कोहरे की वजह से अराइवल और डिपार्चर में काफी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिले। फ्लाइट्स डिलेड हैं और कुछ फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने एडवाइजरी जारी की है कि जो भी लोग इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें एडवाइजरी के तहत ये समझकर चलना चाहिए कि वक्त हो जब वो घर से निकले उनकी फ्लाइट में और वो लगातार स्टेटस चेक करते रहे। तो घने कोहरे से हवाई, रेल और बस सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उड़ानों की लेट लतीफी और रद्द होने से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। बता दें आपको, कोहराम जो है कोहरे का हर जगह देखने को मिल रहा है और खासकर इसका असर उड़ानों पे पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 138 उड़ानें रद्द हुई हैं और 69 से ज्यादा दिल्ली से जाने वाली फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई हैं। 70 से ज्यादा दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स जो है उन्हें रद्द किया गया। 4 अंतर्राष्ट्रीय आने वाली फ्लाइट्स जो है उन्हें भी रद्द किया गया। 5 अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली से जाने वाले विमान कैंसिल हुए हैं। 63 घरेलू आने वाली यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है आने और 66 घरेलू जाने वाली फ्लाइट्स नहीं उड़ पाई। घने कोहरे की वजह से उड़ान संचालन इस वक्त बाधित है। बेहद हो रहा है और दिक्कतें हो रही हैं बहुत वाहन चलाने में। सर्दी के साथ साथ ये काफी कोहरा बढ़ा है। इस कोहरे के कारण से आवागमन प्रभावित हुआ है और प्रदूषण भी बढ़ा है। सांस लेने में दिक्कत होती है, वाहन चलाने में दिक्कत होती है, विजुअलिटी बहुत कम है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बाइक चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, नहाने में बहुत परेशानी हो रही है, काफी ठंड पड़ रही है। चलाने में प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, कोहरा ज्यादा हो रहा है रोड पे, सवारी दिख ना रही, एक दूसरे से परेशानी ज्यादा हो रही है। ठंड भी मुकाबले ज्यादा है, नॉक वॉक सब बंद है और उसको सारा लेना पड़ रहा है। बाइक रुक रही है, चल रही है और सिर्फ आज सेक के पब्लिक जा रही है। कोहरे की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं। बहुत दिक्कतें आ रही हैं गाड़ियां चलाने में, कोहरा बहुत ज्यादा है। हमारी संवाददाता जया हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमें पूरी जानकारी दे रही है कि इस वक्त कोहरे का असर किस तरह से पड़ा हुआ है। जया, बताइए इस वक्त विजिबिलिटी कैसी है, हवा की गुणवत्ता पर इसका क्या असर पड़ा है, किस तरह से रेल यातायात, विमान सेवाएं और जो सड़कें हैं वहां पर परेशानी देखने को मिल रही है?
देखिए अदिति, सबसे पहले हम बता दें इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है दिल्ली के। अगर 40 मॉनिटरिंग स्टेशंस की बात करें सीपीसीबी के, उसमें से एक रोहिणी भी आता है और 444 AQI है यहाँ पर। औसतन दिल्ली का इस वक्त जो है 390 से ज्यादा है। कोहरे की स्थिति कल से आज बेहतर है। कल दिल्ली जो है शीतलहर की चपेट में आ गया था। हम जापानीज पार्क में मौजूद हैं और यहाँ का नजारा कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम उम्र दराज लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बेपरवाह है एयर क्वालिटी इंडेक्स से, वायु की गुणवत्ता से। आप ये बताइए, इतनी संख्या में आप तमाम बुजुर्ग यहाँ पर जुटे हुए हैं और तमाम लोगों ने यहाँ पे मास्क नहीं पहन रखे, जबकि मास्क वहाँ पे रखे हुए हैं। आपको लगता है सेहत के लिए थोड़ा ये दिक्कत वाली बात है? इसके ऊपर बताना चाहूंगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ डीएलसी, ठीक है, डॉक्टर कहते हैं, सब लोग कहते हैं पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और पोल्यूशन की वजह से नहीं जाना चाहिए। आज 400+ पोल्यूशन जा रहा है, मगर हम जो हमारा मानना है, हम योगा के लोग हैं, मास्क लगा के घर से आते हैं और जब हम एक्सरसाइज थोड़े टाइम के लिए 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज चलती हैं तो मास्क उतार के करते हैं, उसके बाद दोबारा मास्क लगा के घर पे जाते हैं। जितना नुकसान हमारा घर में बैठे बैठे होना है, उससे ज्यादा फायदा यहाँ आने में है, इसलिए हम पार्क कभी छोड़ते नहीं है, पार्क हमेशा आते हैं। शुक्रिया। तो आपने यहाँ पर देखा, ये एक अलग तस्वीर हमने आपको दिखाई और आपको ये भी दिखा देते हैं कि ये बाकायदा पूरे मास्क का जिक्र कर रहे थे, मास्क अपने साथ लेकर आए हैं। ठीक है जया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कोहरा कहाँ कहाँ पर है और इसका असर कैसा पड़ा है हम आपको बता रहे हैं। कोहरे का असर ट्रेनों की रफ्तार पे भी पड़ा है। आपको बता दें अब तक 45 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं। कल से आज तक कई ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। कई ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। लेट लतीफी और रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां तो बढ़ी ही हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर यात्री ठंड में ठिठुर भी रहे हैं और हजारों की संख्या में यहां पर यात्री प्रभावित हैं और अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहरों में भी कोहरे से हाल बेहाल है। राजस्थान के दौसा की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा लग रहा है। पंजाब के मोहाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर विजिबिलिटी बेहद कम रही। तो तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से कोहरा और ठंड अपना सितम जो है लोगों पर ढा रही है। और अब आपको दिखा दें राजस्थान से आई तस्वीरें, जहां दौसा में ये मंजर देखने को मिला। ठंड इतनी ज्यादा थी और कोहरा इतना ज्यादा था कि यहां पर इस ट्रक की रफ्तार बेहद धीमी नजर आई और कोहरे के साथ साथ लोगों पर ठंड का डबल अटैक है। किन किन शहरों में ठंड का प्रचंड है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जहां पर आप हैं वहां पर रुक जाएं, ठंड में बाहर ना निकले, क्योंकि इस वक्त कई इलाकों में विजिबिलिटी जो है बहुत कम है। तो घने कोहरे की वजह से कई हादसे भी हो जाते हैं। जो ठंड है उसका प्रकोप भी इतना ज़्यादा है कि डबल मार यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देहरादून में जो ये तस्वीरें आई उसमें धीरे धीरे ये ट्रक आगे बढ़ता हुआ नजर आया ठंड के दौरान। और कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो जब कम होती है तो एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है। तो बता दें आपको, शहरों में तापमान जो है बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। हम आपको बता दें कौन कौन से शहरों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। लखनऊ समेत 40 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड का अनुमान है। 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां तक कर दी गई हैं। 10 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग को बदला गया है। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री पे पहुंच गया। गुरुवार को दिसंबर का सबसे ठंडा दिन माना गया। कोहरे का प्रकोप भी लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सर्द हवाएं चल रही हैं। कोहरा मुश्किलें बढ़ा रहा है। 25 शहरों का तापमान जो है 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान फतेहपुर से 4 डिग्री रहा। अगले हफ्ते सर्दी का प्रकोप और भी तेज हो सकता है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि आप तैयार रहें, ढके रहें, कपड़े अच्छे से पहने। पंजाब हरियाणा की बात करें तो घने कोहरे का कोहराम यहाँ पर भी जारी है। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य है। धुंध का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं घना कोहरा और इसकी वजह से लोगों को किस तरह की परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही है। घने कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश में हादसों का सिलसिला बढ़ रहा है। घना कोहरा जानलेवा साबित हो रहा है और इसे लेकर राज्य सरकारें
कड़े कदम उठा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सर्दी का सितम और साथ साथ कोहरे का सितम जो है लोगों को बेहद उन लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है। और योगी सरकार ने भी यहाँ पर कड़े निर्देश जारी किए हैं कि सख्ती बरती जाए और जहाँ जहाँ पर अंधेरा है उन्हें लाइट किया जाए। तो हमने आपको दिखाया किस तरह से कोहरे की मार हर राज्य लगभग झेल रहा है। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे के कहर को जो है ज्यादा देखा गया। इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो रुख है कोहरे को लेकर अब वो कड़ा कर दिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन पर। अगर प्रशासन ने यहाँ जहाँ पर लाइट्स नहीं है उन्हें नहीं लगाया, साथ ही जो अंधेरे स्पॉट्स हैं यानी कि डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें रोशन नहीं किया और सड़कों और गलियों पे लाइट लगाकर लगातार चेक करने के निर्देश भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। जहां कहीं भी लाइट खराब हो उसे तुरंत ठीक किया जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा डार्क स्पॉट्स को चिन्हित करें और उचित कदम उठाएं। सड़कों हाईवे पे जरूरत के हिसाब से रिफ्लेक्टर्स बनाने चाहिए, एक्सप्रेस वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और ब्लैक स्पॉट्स पर टीमें तैनात हो। बता दें खराब विजिबिलिटी होने पर एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रबंधन जो है उन्हें दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा एक्सप्रेसवे पर क्रेन और एम्बुलेंस हमेशा तैयार रहनी चाहिए। टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर की मदद से कोहरे की चेतावनी दी जानी चाहिए और कोहरे में ओवर स्पीडिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय की जाएगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हर जगह कई राज्यों में कोहरे का असर देखने को मिला और साथ ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 50,000 का माफ कीजिए खबर अब एक और आ रही है जहां 50,000 का इनामी बदमाश जो है उत्तर प्रदेश में ढेर हो गया है। मुठभेड़ में आजाद उर्फ पीटर मारा गया। बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही घायल हुआ और अंधेरे का फायदा उठाकर साथ ही मौके से फरार हो गए। फरार बदमाश की तलाश में कोम्बिंग जारी है। कब्जे से पिस्टल, खोखा, कारतूस बरामद किए गए। बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद की गई है। देहात थाने की लूट में ये इनामी वांछित था, मेरठ का रहने वाला था। आजाद उर्फ जुबैर। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने ये पुष्टि की है कि अपराधी जो है उसका नाम है और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। हमारे संवाददाता शुभांग इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए शुभांग, किस तरह से पुलिस ने इसे गिरफ्त में लिया? बिल्कुल, देखिए ये यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। यहाँ पर 50,000 का जो इनामी बदमाश था उसे ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो मुठभेड़ में आजाद उर्फ पीटर मारा गया है, बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही घायल, अंधेरे का फायदा उठाकर पहले तो साथी मौके से फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग जारी, कब्जे में पिस्टल, खोया, कारतूस बरामद। बिना नंबर प्लेट के बाइक में सवार था, उससे बाइक भी बरामद की गई है। साथ ही साथ जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पहले पुलिस पर फायरिंग करी और इस मुठभेड़ के बाद उसे मार गिराया गया है। फिलहाल जो जानकारी यहाँ पर पुलिस से मिल रही है वो ये है कि जानकारी के लिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें बांग्लादेशी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे संवाददाता शुभांग आपको जानकारी दे रहे थे कि 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ है। मुठभेड़ में आजाद उर्फ पीटर जो है मारा गया, पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन हाथापाई और एनकाउंटर के चलते इसकी मौत की खबर सामने आई है। जानते हैं यहाँ बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की बेरहमी से हत्या हुई थी और इसके खिलाफ हिंदुस्तान में अब जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली, बंगाल समेत कई राज्यों में दीपू के लिए लोगों में गुस्सा उबल रहा है और वो यूनुस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। लोगों में इतना आक्रोश देखा गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र जो है उन्होंने प्रदर्शन किया, मार्च निकाला। साथ ही जेएनयू में एबीवीपी के छात्रों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। तो दिल्ली में तो देखने को मिले ही प्रदर्शन, बंगाल में भी कई जगह विरोध मार्च निकाला गया। यूनुस सरकार के खिलाफ जो है लोगों ने नारेबाजी की, एफईजी यानी पुतले जलाए मोहम्मद यूनुस के, और अब विरोध प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। देश की सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। ये तस्वीरें जेएनयू की जहां पर एबीवीपी के छात्र नजर आए और नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इन्होंने दीपू की मौत को लेकर ये आवाज उठाई है और कहा है कि बांग्लादेश में ये जो हिंसा हुई है वो सही नहीं है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंसा पर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हम वो दिखा रहे हैं। दिल्ली के जेएनयू
में ABVP के छात्रों की तस्वीरें। और अब बांग्लादेश की तस्वीरें आपको दिखा दें। बांग्लादेश में भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदुओं में काफी गुस्सा था क्योंकि बांग्लादेश में जो बर्बरता हुई है माफ कीजिए, दीपू दास को लेकर जिस तरह से मॉब लिंचिंग में उसकी मौत हुई, उसको लेकर अब आक्रोश जो है वो भयंकर होता नजर आ रहा है। एक हिंदू युवक जिसका मर्डर हुआ और तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां पर पुलिस उसके साथ थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस ने दीपू को इस मॉब के हवाले कर दिया जब उसकी मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिलीगुड़ी से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आप ये विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। मार्च निकाला गया, यहां पर भी लोगों ने नारे लगाए और कहा कि यहां पर न्याय मिलना चाहिए। ये हिंदू युवा दीपू चंद जो है जिसकी मौत हुई है मॉब लिंचिंग के दौरान, इसको न्याय दिया जाए। और इस तरह से विरोध देखने को मिला, लोगों में गुस्सा देखने को मिला, खासकर हिंदुओं में ये गुस्सा जो है उबल रहा है। हिंसा पर अब भारी उबाल यहाँ पर नजर आया है। हिंदू युवक का मर्डर हुआ है और इसको लेकर आक्रोश भयंकर है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कट्टरता और हिंसा से भरी एक भीड़ ने दीपू को लटकाकर पहले तो मारा और फिर उसे जला दिया। लेकिन इस हत्या के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों का खून खौल रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल और ना जान कितने ही राज्यों में बांग्लादेश की उस कट्टरपंथी भीड़ के खिलाफ नाराजगी है। यहाँ पे जो छात्र है इनका कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर एक अत्याचार हो रहा है और उनकी हत्या की जा रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जिहाद का जो टारगेट है वो हिंदू बन चुका है। इसलिए उनका कहना है कि डिप्लोमेटिक तरीके से उस पर भारत सरकार काबू करे और जो बांग्लादेश सरकार है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। बंगाल के भी कई जिलों में दीपू की हत्या के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई। उत्तरी दिनाजपुर, सिलीगुड़ी और उत्तर 24 परगना में लोगों ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाला। और इस बीच बांग्लादेश से लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पुलिस वाले दीपू के साथ दिखाई दे रहे हैं। बता दें, तस्लीमा नसरीन ने ये सवाल पूछते हुए कहा कि जब दीपू के साथ फैक्ट्री में विवाद शुरू हुआ तो पुलिस ने मौके पे पहुंचकर दीपू को अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन कट्टरपंथी और हिंसक भीड़ ने पुलिस से छुड़ाकर दीपू को दर्दनाक यातना दी है। तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। दीपू जब पुलिस के साथ है तो पुलिस ने किस तरह से इसे मॉब के हवाले करने के बारे में सोचा। अब पुलिस पर यहाँ पर सवाल उठाया गया है। तो आपको बता दें, दीपू को मारकर जला दिया गया और साथ में पुलिस जो थी उसके साथ देखी गई जस्ट उतनी देर पहले जब उसे जलाया गया, मॉब के हवाले किया गया। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब जो दीपू है वो पुलिस वालों के साथ था, बातचीत करता हुआ उनके पास था, सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन इस भीड़ ने आक्रोश में दीपू को अपनी चपेट में ले लिया और बर्बरता से उसके साथ हिंसा हुई। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से उसे बेरहमी से पीटा गया, उसे मारा गया और फिर उसको आग के हवाले कर दिया गया। तो ये तस्वीरें बेहद बर्बरता वाली, बेहद तकलीफ देने वाली, बेहद हिंसा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें दीपू की मौत हुई है। अब जिस पुलिस पर खुद कट्टरपंथियों के हाथ में दीपू को सौंपने का आरोप लग रहा है वो क्या कर रही है आप भी देखिए। दीपू की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 लोगों को रैपिड एक्शन बटालियन यानी RNB ने पकड़ा, जबकि 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम है मोहम्मद लिमन सरकार, उनकी उम्र है 19 साल, मोहम्मद तारिक हुसैन, उम्र 19 साल, मोहम्मद मानिक मियां तीसरे हैं ये, जिनकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, इरशाद अली जिनकी उम्र 39 साल, निजुम उद्दीन जिनकी उम्र 20 साल बताई गई, आलमगीर हुसैन जो पुलिस की गिरफ्त में है, इनकी उम्र 38 साल है, मोहम्मद मिराज हुसैन एकौन, उम्र 40 साल, मोहम्मद अजमोल हसन सगीर, उम्र 26 साल और मोहम्मद शाहीन मियां, उम्र 19 साल, मोहम्मद नजमुल। यानी कि ये 10 आरोपी जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं।
दीपू समेत अल्पसंख्यक हिंदुओं पर क्रूरता और सांप्रदायिक हिंसा पर लोगों में उबाल देखा जा रहा है। कई संस्थाओं की ओर से यूनिट सरकार के खिलाफ आवाज ऊंची की जा रही है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक एकता आंदोलन की ओर से सोमवार को बड़े विरोध रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक एकता आंदोलन की ओर से प्रेस क्लब परिसर में ह्यूमन चेन बना के यूनिट सरकार का विरोध दर्ज कराया जाएगा। तो दीपू दास के पिता ने भी एनडीटीवी से बातचीत की और अपनी आप बीती बताई। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने इसे फेसबुक पर देखा, फेसबुक से ही हमें इसके बारे में पता चलने लगा, फिर और भी लोग इसके बारे में बताने लगे और फिर हमें तब पता चला जब किसी ने मुझसे कहा मेरे भाई को बुरी तरह पीटा गया था। फिर आधे घंटे बाद मेरे चाचा आए और मुझे बताया कि वो मेरे बेटे को ले गए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर उन्होंने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसका जला हुआ शरीर बाहर छोड़ दिया गया। उन्होंने जले हुए धड़ और सिर को एक साथ बाहर बांध दिया था। ये बहुत भयानक था। मैं क्या कहूँ, वो पैगंबर के बारे में कुछ कह रहे थे, नबीजी के बारे में। बस एक छोटी सी बात और देखिए आज उसकी वजह से कितनी बड़ी त्रासदी हो गई। सरकार की तरफ से किसी ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। तो दीपू के पिता ने बताई अपनी आप बीती, किस तरह से दीपू के साथ अत्याचार हुआ। अब हिंदुओं ने दीपू की मौत पर मौन प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, भालुका की तस्वीरें हैं। बांग्लादेश से हिंदुओं का मौन प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। ऊपर काली पट्टी बांधे ये हिंदू यहाँ पर नजर आए। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট সেন্ট্রাল কমিটি আজকে আসছিল আমাদের মাদারীপুর মহামানব গণেশ পাগলের বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে মানবতা সংস্থা। बांग्लादेश में फैली हिंसा के बीच एक और वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसमें एक रिक्शा चालक पर अटैक किया जा रहा है। ये मामला झेनेइदा जिले का बताया गया, जहां रिक्शा चालक गोविंदा 3 पहिए के सहारे रोजी रोटी कमाता था। उसके साथ से अलावा देखकर कुछ कट्टरपंथियों को गुस्सा आ गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गोविंदा की हालत दिखाई जा रही है। तो हिंदुओं के लिए बांग्लादेश अब नर्क जैसा बन गया है। मेमन सिंह, बांग्लादेश मजदूर दीप चंद्र दास जो है, इन सब के साथ जो हुआ है वो बेहद बर्बरता वाला और दुखदाई है। रंगपुर बांग्लादेश में योगेश चंद्र राय जो स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक हैं, उनके साथ भी बर्बरता देखी गई। सुब्रोना रॉय योगेश चंद्र की पत्नी, इनके साथ भी जो है उपद्रवियों ने काफी अत्याचार किया। फरीदपुर में बांग्लादेश में उत्पल सरकार मछली व्यापारी हैं, जिनकी बात हम आपको बता रहे हैं, जिन पर प्रांतोष कर्मकार सोने के व्यापारी हैं, उन पर भी जो है ये आक्रोश देखा गया। और साथ ही साथ नरसिंह दी बांग्लादेश प्रांतोष कर्मकार, जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया, सोने के व्यापारी, उनके साथ भी बांग्लादेश में हिंसा हुई है और उनका वहां पर जीवन नर्क जैसा उन्हें महसूस हो रहा है। तो बता दें आपको, उधर ढाका में उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश में बवाल थम नहीं रहा। शनिवार को भी कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने बवाल मचाया। हजारों की संख्या में भीड़ संसद का बैरिकेड तोड़कर परिसर में घुस गई और यहां पर जमकर हंगामा किया गया। ये तस्वीरें भी वहीं से आ रही हैं, जहां पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद हैं। इस भीड़ ने यहां पर बैरिकेडिंग तोड़ी और परिसर में घुस गई और यहां पर जमकर हंगामा किया गया। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है बेकाबू है। सड़कों पर आप देख रहे हैं किस तरह से उपद्रवी जो है नजर आ रहे हैं। संसद परिसर में इन्होंने घुसने की कोशिश की और बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हुए। जहाँ पर अब बांग्लादेश में जगह जगह पर आप इस तरह से प्रदर्शन देख रहे हैं। कहीं पर आगजनी की जा रही है, कहीं पर भीड़ जो है गुस्से में तोड़ फोड़ कर रही है। और अब संसद परिसर में घुसने की कोशिश भी उपद्रवियों द्वारा की गई, जहाँ पर उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और अंदर चले गए। शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार की नमाज के बाद शनिवार दोपहर ढाका के शाहबाग चौराहे पर हजारों लोग जमा हुए। इंकलाब मंच ने शाहबाग में 2 से 3 घंटे की रैली निकाली और अंतरिम सरकार से 2 मांगे रखी। उन्होंने कहा, हादी के हत्यारों के खिलाफ मामले की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर दी जाए। रिपोर्ट नहीं मिली तो गृह मामलों के सलाहकार, प्रधान सलाहकार, विशेष सहायक सभी इस्तीफा दें। पुलिस
खुफिया एजेंसियां और सैन्य खुफिया विभाग बांग्लादेश में मौजूद कथित अवामी आतंकवादियों की पहचान करे और गिरफ्तार उन्हें करे। बता दें आपको, हालात जो है बेहद बेकाबू हो रहे हैं। हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश की राजधानी ढाका लाया गया। उनका अंतिम संस्कार भी एक चुनौती बन गया और ये तस्वीरें देखिए, जब भीड़ सड़कों पर उमड़ आई, जब सिंगापुर से उनका शव जो है ढाका लाया गया तो उस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, प्रदर्शन किया। उनमें रोष था, उनमें दर्द था उस्मान हादी को लेकर। शुक्रवार को उस्मान हादी का शव ढाका लाया गया था और शनिवार को हादी का सुपुर्द खाक किया गया और ये उसी की तस्वीरें हैं। लाखों लोग यहाँ पर जमा हुए थे। इसमें प्रशासन के लिए भीड़ को काबू करने की कोशिश भी की गई और मोदी का बता दें आपको कि यहाँ पर यूनिस की सरकार कट्टरपंथियों से हारती हुई नजर आई और आक्रोश इस तरह था कि दिल दहला देने वाला। लोगों के दिलों में इतना दर्द और इस बर्बरता को देखते हुए बांग्लादेश में हिंसक विजुअल्स सामने आए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। आज 25 छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में रोड शो किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। 25 छात्रों के साथ आज प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर निवेश और बिजनेस के बारे में भी प्रधानमंत्री रैली करेंगे। प्रधानमंत्री के असम दौरे से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब उन्होंने कल रोड शो किया और यहाँ पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए नजर आए। बंगाल में विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रहार करने के बाद पीएम मोदी असम के दौरे पर निकले। गुवाहाटी पहुंचने के बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा में घुसपैठ का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस कहती थी असम को, पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की, हाईवेज और बेहतर रेलवेज की जरूरत क्या है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। हालांकि असम के विकास को लेकर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि पीएम मोदी का प्रदर्शन हर क्षेत्र में खराब रहा है। गौरव गोगोई ने असम के उद्योगों को खत्म करने का भी आरोप लगाया। आज हेमंता जी की सरकार और उनकी टीम के सभी साथी बहुत मेहनत से असम के संसाधनों को इस गैर कानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। केंद्र सरकार ने भी घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती की है। अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए उनकी पहचान भी कराई जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोधी एजेंडों पर उतर आए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में बॉर्डर के करीब पहुंचे थे जब बांग्लादेश में लगातार हिंसा और बवाल हो रहा है। तभी प्रधानमंत्री आज बंगाल, असम से घुसपैठियों पे बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, घुसपैठियों को गो बैंक के नारे लगाओ। उन्होंने एसआईआर के जरिए घुसपैठियां भगाने का ऐलान किया। कहा, चुनाव आयोग ने देश में एसआईआर इसलिए शुरू किया ताकि घुसपैठियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, लेकिन कुछ देशद्रोही उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। घुसपैठियों को लेकर मोदी के टारगेट पर टीएमसी और कांग्रेस भी थी। प्रधानमंत्री कोलकाता से नादिया जिला में सभा करने तो नहीं जा पाए, लेकिन ऑनलाइन सभा में उन्होंने टीएमसी पे हमला करते हुए कहा कि बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है, जिससे विकास रुक गया है। ममता की पार्टी पे घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। बीजेपी घुसपैठियों का सवाल करे तो टीएमसी वाले हमें गाली देते हैं, इसी कारण घुसपैठियों को भगाने वाले एसआईआर का विरोध किया जा रहा है, ऐसा कहा है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने ये भी कहा कि गो बैक मोदी के नारे लगाने वाले गो बैक घुसपैठिए भी तो कहे।
ऐसे ही असम में घुसपैठियों को लेकर मोदी ने कांग्रेस को घेरा है। कहा, कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे हैं, यानी कांग्रेस की गलती सुधार रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की, जहां पर प्रधानमंत्री गुवाहाटी में रोड शो करते नजर आए और इसी दौरान उनके समर्थक यहां पर जुटे हुए थे उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें वेव करते हुए। प्रधानमंत्री मोदी भी इस रोड शो के दौरान अपने समर्थकों की तरफ मुस्कुराते हुए उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए नजर आए। गुवाहाटी से जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो था और इस रोड शो के दौरान यहाँ पर समर्थकों के सामने वो मौजूद। बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने कल गुवाहाटी में इस एयरपोर्ट के एक टर्मिनल के भवन का भी उद्घाटन किया था, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। असम को प्रधानमंत्री ने कई सौगातें दी हैं और उसमें से एयरपोर्ट पर मौजूद एक टर्मिनल का भवन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कल करते हुए नजर आए और उनके साथ जो कई कार्यकर्ता थे और अधिकारी थे वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी से यहाँ पर मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की असम को सौगात, इसी दौरान प्रधानमंत्री रोड शो और साथ साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं समर्थकों की जो मोदी की रैली के लिए जुटने लगी थी। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को और ये जानने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी असम को कौन सी सौगात देने वाले हैं। हमने आपको बताया प्रधानमंत्री ने कल एक रोड शो किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो है अपने समर्थकों के बीच में आए, उनसे संवाद करने की कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने एयरपोर्ट के टर्मिनल के भवन का उद्घाटन भी किया है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हिजाब विवाद पर इस वक्त क्या हो रहा है। इस पर सियासी हिसाब लेने की कोशिश की जा रही है। आज नौकरी ज्वाइन करने के लिए, माफ कीजिए, कल नुसरत मियाद जो है उनकी खत्म हुई जब नौकरी करने के लिए वो नहीं पहुंची। नुसरत को का पता नहीं झारखंड में नौकरी करेंगी नुसरत, ऐसा कहा गया। हिजाब विवाद पर यह बड़ी खबर है जहां पर नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन ही नहीं की और इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद नुसरत परवीन जो है नौकरी ज्वाइन ना करे। 20 दिसंबर को पटना में उनकी ज्वाइनिंग थी। पटना सदर पीएमसी में उन्हें ज्वाइन करना था, लेकिन वो नौकरी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंची। और इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि नुसरत जो है इस तरह से चूज कर रही हैं, शायद वो नौकरी के लिए नहीं पहुंचेंगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं वो मौका जब सीएम नीतीश कुमार ने इस महिला जिनका नाम नुसरत परवीन है उनका हिजाब नीचे खींचा और अब इसी के चलते जो है सियासी बवाल मचा हुआ है। शहर शहर जो है विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, लेकिन नुसरत को इसके लिए इसके एवज में जब नौकरी जो है ऑफर की गई उसके लिए अब पटना में वो नहीं पहुंची। ज्वाइनिंग के वक्त पर उनका काफी इंतजार किया गया, लेकिन नुसरत परवीन वहां पर नहीं आई और ये तस्वीरें उस मौके की जब नीतीश कुमार उनका हिजाब नीचे करते हुए नजर आए। तो बिहार में हिजाब का विवाद थम नहीं रहा। नुसरत परवीन की ज्वाइनिंग का कल आखिरी दिन था। उन्हें पटना सदर के सबलपुर पीएचसी में ज्वाइन करना था। शाम 6 बजे तक नुसरत परवीन को पीएचसी में रिपोर्ट करना था। उनका अलॉटमेंट तय था, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंची। सिविल सर्जन ने कहा कि ज्वाइनिंग बाद में भी हो सकती है, लेकिन फैसला बिहार सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा। नुसरत वही हैं जिनका सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब खींच दिया था। उस दिन नीतीश आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। जब नुसरत का नंबर आया तो उनके चेहरे पर हिजाब लगा था। सीएम ने नियुक्ति पत्र दिया और फिर उनका हिजाब खींच दिया। इसके बाद से कहा जा रहा था कि नुसरत ज्वाइन ही नहीं करेंगी। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि वो ज्वाइन करेंगी। कल नुसरत परवीन के पीएचसी पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। और इस बीच हिजाब कांड को लेकर सियासत अब लगातार गर्मा रही है। 2 बजे तक मेरी जानकारी में उन्होंने योगदान नहीं किया है। संभावना तो यही होता, अगर वो आती यहाँ अभी हम लोग उनका योगदान लेंगे और उनको लेटर इशू करेंगे हम लोग, तो फिर वो वहाँ ज्वाइन करके कार्य करेंगे पटना सदर में। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? अब इंतजार का क्या है, हम तो हैं अपनी ड्यूटी पर मौजूद, रहेंगे भी। इंतजार क्या होता है। हिजाब विवाद पे झारखंड वर्सेस बिहार हो रहा है। झारखंड सरकार ने नुसरत परवीन को ऑफर दिया है।
इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के जो है, उन्होंने क्या ऑफर दिया आपको बता दें। डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए वेतन मिलेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। उन्हें मनचाही पोस्टिंग का लाभ दिया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। और रहने के लिए सरकारी आवास नुसरत परवीन को दिया जाएगा। झारखंड में महिलाओं का सम्मान किया जाता है और इसी के एवज में नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा ये आपको बता दें। उन्होंने कहा कि अंसारी झूठ बोल रहे हैं। झारखंड के मंत्री इस वक्त जो है झूठी बातें फैला रहे हैं, उन्हें अपने राज्य के स्वास्थ्य की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा मंत्री को नियुक्ति का झारखंड में कोई हक नहीं। झारखंड में यूनानी डॉक्टर को सिर्फ 40,000 ही मिलता है, वहाँ सरकारी नहीं कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी मिलती है। तो यहाँ पर सियासी तकरार अब तेज हुई है। किसी के साथ भी अगर इस तरह का अवैध व्यवहार होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा। नॉट ओनली मुस्लिम, मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर नुसरत परवीन गरीब परिवार से आई है, महिला है, एक नारी है, और आपने उसको बदनाम करने का काम किया, आपने उसको छेड़ा है, आक्रोश है लोगों में। और मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा है कि मैं वैसी बच्ची अगर झारखंड आती है तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं। अरे अपने तो आप राजनीति में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए हैं, तो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट पर आप क्या बहाल करिएगा। पूरे झारखंड की अस्मिता पर यह हमला है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी नहीं है कि अनुबंध पर चिकित्सकों का मासिक वेतन कितना है। तो ऐसे लोगों को मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। माफी मांगिए जल्दी से। हिजाब विवाद में नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा है। कई नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर की मांग की है, मगर इस बीच जिस महिला के चेहरे से नीतीश कुमार ने नकाब खींचा था, उन्होंने सबलपुर पीएचसी में रिपोर्ट ही नहीं किया। उनकी ज्वाइनिंग का शनिवार को आखिरी दिन था। बिहार का हिजाब विवाद सीएम नीतीश कुमार के लिए लगातार सिर दर्द बनता जा रहा है। अलग अलग राज्यों इस विवाद को लेकर मुस्लिम संगठनों में जबरदस्त गुस्सा है। शनिवार को कानपुर में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के सदस्यों ने सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ यूपी के मंत्री संजय निषाद के विवादित बयान को लेकर भी गुस्सा जाहिर किया। एनएसयूआई नीतीश कुमार और संजय निषाद का पुतला फूंकने की तैयारी कर रहे थे। अचानक कार्यकर्ता नारेबाजी में व्यस्त थे, तभी फिल्मी अंदाज में पीछे से आए एक पुलिसकर्मी ने फुर्ती दिखाते हुए कांग्रेसियों के हाथ से पुतला छीन लिया। इस पर माहौल और गर्म हो गया। नीतीश निषाद जी ने जो हरकत की, अभद्र हरकत की है, नेता अब ऐसी हरकत करेंगे तो भाई हमारे देश की महिलाएं कैसे पढ़ेंगी लिखेंगी। दरअसल जिस महिला नुसरत परवीन का हिजाब सीएम नीतीश कुमार ने खींचा था, उन्हें शनिवार को सबलपुर पीएचसी ज्वाइन करना था, लेकिन शाम 6 बजे तक नुसरत ने रिपोर्ट नहीं किया। सिविल सर्जन ने कहा कि ज्वाइनिंग बाद में भी हो सकती है, लेकिन फैसला बिहार सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में आज वोटों की गिनती होनी है। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी और आज ही चुनाव नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले निकाय चुनाव सभी पार्टियों के लिए कड़ी परीक्षा है। तो आपको बता दें, वोटिंग के दौरान कहां तनाव की खबरें आई थी, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन महाराष्ट्र निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 10 बजे आज वोटों की गिनती होनी है और इसी के चलते जो बीएमसी है वो अपने आगे के चुनावों की तैयारियां कर रही है। आपको बता दें, वोटिंग के दौरान कई जगह पर तनाव भी देखने को मिला था। हम आपको उसके बारे में आगे जानकारी देंगे, लेकिन 10 बजे आज निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी उसके बारे में हम आपको बता दें। तो निकाय चुनाव में आज 10 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है। निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी इस पर जो है लगातार एक्साइटमेंट बना हुआ है। और अब आपको बता दें, वोटिंग के दौरान कई जगह पर तनाव की खबरें भी सामने आई थी, उस पर आपको अपडेट देते हैं। नांदेड़, धर्माबाद में बीजेपी पदाधिकारियों पर वोटर्स को कमरे में बंद करने का आरोप लगा। ठाणे में अंबरनाथ में अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने 2 लोगों को कैश बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इसमें 174 महिलाओं पर फर्जी वोटिंग का आरोप भी सामने आया था। फिर वाशिम से तकनीकी खराबी के कारण आधे घंटे तक ईवीएम मशीन बंद रही, ये कहा गया। मतदाताओं में अफरा तफरी का माहौल था। बारामती, शारदा प्रांगण पोलिंग सेंटर पर वोटिंग मशीन सील करने के दौरान 2 गुटों में विवाद भी हुआ था। तो हम आपको बता रहे हैं, इस दौरान जब चुनाव हुए तो कहां पर तनाव देखने को मिला। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, अकेले लड़ेंगे हम बीएमसी चुनाव। एक रमेश
चेन्नी खल्ला ने कहा है स्थानीय चुनाव अकेले लड़ेंगे। उन्होंने ये बात अब सामने रखी है और कहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर अब कांग्रेस अकेले लड़ेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के साथ हमने पार्लियामेंट की चुनाव लड़े, असेंबली की चुनाव लड़ी, लेकिन इधर लोकल बॉडी के चुनाव है। लोकल बॉडी के चुनाव लोकल लेवल पे कांग्रेस करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को भावना को लेकर के मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी ने यह डिसीजन लिया था कि इस चुनाव में हम अकेला लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा होते होते टला है। कुल्लू जिला के मणिकरण घाटी के तोश में पार्किंग में खड़ी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों कार खाई में गिर गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा होते होते टल गया जब कुल्लू जिला के मणिकरण घाटी के तोश में पार्किंग में खड़ी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कई गाड़ियां खाई में गिर गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गाड़ी गिरने से पहले एक गाड़ी के ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि दूसरी गाड़ी में भी कोई भी मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। यह हादसा मणिकर्ण घाटी के तोश में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि तोश में एक पार्किंग एरिया में पर्यटकों की कई कारें खड़ी थीं। इनमें से एक कार स्टार्ट मोड में थी। ड्राइवर कार से निकलकर कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान ढलान पर खड़ी कार अचानक आगे बढ़ गई। देखते ही देखते कार ने सामने खड़ी दूसरी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां कंट्रोल खो बैठी और दोनों कारें पहाड़ी से नीचे जा लुढ़की। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़ पड़े। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। बताया जा रहा है टक्कर मारने वाली कार पंजाब और दूसरी उत्तराखंड के पर्यटकों की थी। बिहार के गयाजी में बीते दिनों जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से फायरिंग तक कर दी गई। बिहार के गयाजी के बुनियादगंज थाना इलाके में बीते दिनों जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। गोलीबारी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। अब गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। इस मिनट 29 सेकंड के वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाजार में कुछ लोग आते जाते दिख रहे हैं। थोड़ी देर में एक पक्ष के 3-4 लोग पिस्टल लेकर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। घायलों की पहचान राजू, शिवम और संतोष सहनी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत इलाज के लिए जेपीएन सदर अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक जोड़ा मस्जिद के पास जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में भी चल रहा है। बावजूद इसके दोनों पक्ष उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। बिहार के गयाजी के विवाद के बाद अब आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईसाई समुदाय में गुस्सा देखा गया। सांता क्लॉज का मजाक उड़ाने को लेकर ईसाई समुदाय ने नाराजगी जताई है। इस घटना के विरोध में शनिवार को आम आदमी पार्टी के 3 नेता सौरभ भारद्वाज, आदिल अहमद खान और संजीव झा के खिलाफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के आरोप में शिकायत तक दर्ज की गई। तो सांता का मजाक और फंस गई आप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदूषण के मुद्दे को उजागर करने के लिए एक नाटक किया गया था, जिसमें आप नेताओं के साथ सांता क्लॉज बने लोग मास्क लगा के टॉफियां बांट रहे थे और एक सांता दिल्ली के भारी वायु प्रदूषण AQI 374 को सुनकर बेहोशी हो गया। और अब इस पर सियासत हो रही है। दिल्ली में ईसाई समुदाय ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं ने सेंटा क्लॉज का मजाक बनाया है, जो कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को आहत पहुंचाता है। इस समय मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट खुशबू मौजूद हैं, जो कि अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आज डीसीपी थाने पहुंची थी पार्लियामेंट सीट पर। खुशबू जी, आपकी शिकायत क्या है, किसके खिलाफ है और ये पूरा जो वाकया था कब हुआ था? देखिए, अभी 2 दिन पहले कनॉट प्लेस में आम आदमी पार्टी के 3 बिग लीडरशिप संजीव झा, सौरभ भारद्वाज और आदिल अहमद खान, इन तीनों ने 2 सेंटा क्लॉज बनाए। उनके मुंह पर CPR लगाया और लोग हंस रहे हैं। उस वीडियो में दिख रहा है लोग मौकरी कर रहे हैं।
और इन्होंने घुमाया। थोड़ी देर बाद वो सेंटा क्लॉज गिर जाते हैं, ये उनको चेस्ट प्रेस करते हैं। चेस्ट प्रेस के बाद कहते हैं देखिए AQI लेवल ऐसा हो गया है कि सेंटा क्लॉज को सांस नहीं आ रहा है, सेंटा क्लॉज दूसरी कंट्री से आए हैं, सेंटा क्लॉज ये। तो मेरा बस कहना ये है कि वाई सेंटा क्लॉज? सेंटा क्लॉज हमारी आस्था के, हमारे धर्म के एक सम्मानित प्रतीक है। आप समझिए, बच्चों के सामने जब सेंटा क्लॉज का नाम आता है तो बच्चे भागे दौड़े चले आते हैं, उन्हें गिफ्ट्स का इंतजार रहता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन का पार्ट है और रिलीजन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने सेंटा क्लॉज बनाकर उन्हें मॉकरी का पार्ट बनाया, विच इज़ वेरी अनफेयर, विच इज़ वेरी अनएक्सेप्टेबल। और ये हमारी आस्था को ठेस पहुंचाता है कि आप क्यों, आपको कोई बात करनी है, आप अपने मुद्दे बात करें, कुछ भी करें, हमें मतलब नहीं। लेकिन क्यों हमारे इतने एडवेंट सीजन, जो दिसंबर का महीना होता है वो एडवेंट सीजन होता है, पवित्र माना जाता है, जब सब क्रिश्चियंस अपने घर को सजाते हैं, क्रिसमस की तैयारियां करती है, उस बीच आप लोग सेंटा क्लॉज बना के मजाक कर रहे हैं पब्लिक के सामने। तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आते हैं, क्या शिकायत दर्ज हो गई है? किससे मुलाकात हुई आपकी? मेरी अभी ACP साहब से मुलाकात हुई, SHO साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें बोला कि जुरिस्डिक्शन जो थाने की है, कनॉट प्लेस है, आप वहां जाइए और आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। और मेरा तो प्रशासन से, दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से, गृह मंत्री से यही आग्रह है कि प्लीज़ इस पर कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। आप कुछ भी मुद्दा उठाए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन धर्म का मुद्दा कभी नहीं उठाना चाहिए। किन धाराओं के तहत आप अब भी शिकायत देंगे, क्या उस पर? हमारा 307, 302 है, 299 सेक्शन। तो आपके खिलाफ ईसाई समुदाय में गुस्सा दिखा गया है। अब खबरों में आगे बढ़ते आपको बता दें, उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और आग की लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर से ही नजर आ रहा था। देखिए पूरी रिपोर्ट इस हादसे पर। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर टैंकर और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टैंकर नेशनल हाईवे 48 पर उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रहा था, तभी टैंकर अचानक अनियंत्रित हो गया। इसके बाद वह डिवाइडर से टकराकर उल्टे लेन में चला गया। इसी बीच सामने आ रहे एक ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार काफी दूर से नजर आया, जिसके चलते हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते पर टीडी थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह अपनी टीम और दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल हादसे में दोनों घायलों को इलाज के लिए टिड्डी के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन घायलों की हालत की गंभीरता देखते हुए डॉक्टरों ने घायलों को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। नमस्ते इंडिया में अब मेरे साथ मेरी सहयोगी अदिति राजपूत भी जुड़ गई हैं, तो खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। अदिति, और अगली खबर बताते हैं। बिल्कुल, तो जांजगीर चांपा जिले के अकरतरा में दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है और PNB के 2 महिला कर्मचारी ATM में पैसे जमा कर रही थी, तभी नकाबपोश बदमाश ने स्प्रे डालकर उस वारदात को अंजाम दिया है। पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। अकलतरा के मिनी माता चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ATM में शनिवार दोपहर करीब 11 बजे एक बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक PNB की 2 महिला कर्मचारी ATM में पैसे जमा करने पहुंची थी। इसी दौरान मुंह पर गमछा बांधे एक युवक ATM में घुसा और महिला कर्मचारियों की आंखों में स्प्रे कर दिया। इसके बाद बदमाश 25,000 रुपए लेकर मौके से फरार हो गया। घटना ATM में लगे CCTV में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है 2 महिला कर्मचारी ATM में पैसे डाल रही हैं, तभी एक बदमाश ATM में घुस जाता है। महिलाएं कुछ समझ पाती इससे पहले बदमाश ने स्प्रे का इस्तेमाल करके पैसे लूटकर फरार हो गया। महिलाओं ने बताया कि आरोपी ने मुंह को कपड़े से ढका हुआ था, जिस कारण आरोपी की पहचान नहीं हो सकी। घटना की सूचना मिलते ही अकलतरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। और हमने देखा था देश में किस तरह से अंडों को लेकर लगातार अदिति अफवाह फैल रही थी और वो तेजी से फैल रही थी, और उसी पर FSSAI ने अब विराम लगा दिया। FSSAI ने अंडों को लेकर फैली अफवाह और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को सिरे से खारिज करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी खबरें वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और आम लोगों में बिना वजह डर फैला रही है।
तो अफवाहें ये थी कि अंडे खाने से कैंसर होता है और अब इसी को लेकर FSSAI के मुताबिक उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि ये वैज्ञानिक तथ्यों पर खबर आधारित नहीं है और आम लोगों में बिना वजह डर ना फैले। तो बता दें FSSAI के मुताबिक हाल ही के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया गया कि अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन नाम का बैन केमिकल पाया गया है और इसी की वजह से लोगों को कैंसर हो सकता है। इसी का सेवन जो है नहीं करना चाहिए, लेकिन अब FSSAI ने पुष्टि की है कि ये महज एक अफवाह है। तो अंडा पूरी दुनिया में खाया जाता है और इसी को लेकर ये अफवाह फैली हुई थी कि इसमें नाइट्रोफ्यूरॉन है, जिससे जुड़े रसायनों का इस्तेमाल पोल्ट्री फार्मिंग और अंडों में होता है और अब इसी पर जानकारी सामने आई है। FSSAI ने ये साफ किया कि अफवाह है। तो अंडों का पूरी दुनिया में सेवन किया जाता है। अंडों को सुपर फूड तक माना जाता है क्योंकि इसमें वो सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बेहतर कामकाज के लिए चाहिए। इन दिनों अंडे खाने को लेकर विवाद चल रहा है, लोगों में भी एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई और इसकी वजह है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन जो होता है उसके नामक प्रतिबंधित एंटीबायोटिक पाया जा रहा है। और इस खबर के बाद भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था FSSAI ने अपने सभी कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वो ब्रांडेड और बिना ब्रांड वाले दोनों तरह के अंडों के सैंपल इकट्ठा करें ताकि ये जांच की जा सके कि अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन नामक प्रतिबंधित एंटीबायोटिक के अवशेष मौजूद हैं या नहीं है। इन सैंपल्स को 10 अलग अलग लैब में अब भेजा जाएगा ताकि गंभीरता से, गहनता से इसकी जांच की जा सके। FSSAI ने अंडों को लेकर फैलाए जा रहे कैंसर के खतरे संबंधी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि देश में उपलब्ध जो अंडे हैं वो खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है जो लोगों के कंफ्यूजन को, उनका जो तनाव है उसे कहीं ना कहीं कम करेगी। FSSAI के मुताबिक इस तरह की खबरें और सोशल मीडिया पर किए जा रहे जो दावे हैं वो न केवल वैज्ञानिक तथ्यों से परे हैं बल्कि जनता में जबरदस्ती अनावश्यक भय और भ्रम भी पैदा कर रहे हैं। FSSAI ने वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला भी दिया है और कहा है कि आहार के माध्यम से अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोफ्यूरॉन जो है मेटाबोलाइट्स के सेवन और मनुष्यों में कैंसर या ज्यादा गंभीर बीमारियों के बीच कोई स्थापित कारण संबंध जो है वो नहीं पाया गया है। किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था ने सामान्य अंडे सेवन को कैंसर के बढ़े हुए खतरे से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा है। ये अपनी बड़ी बात है। तो अब यहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर को आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर से विशाखापत्तनम तक एक हाईवे बनाने जा रही है। लेकिन इस हाईवे पे गौर करने वाला निर्माण ओडिशा में बन रहा है। पहला रोड टनल है, पूरा होने के बाद ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच ट्रैफिक जैम को कम करेगा। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतमाला परियोजना यानी सड़कों का ऐसा जाल जो देश की आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान करेगा। इसी परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापत्तनम तक बनकर तैयार हो रहा ये हाईवे इस इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर से विशाखापत्तनम तक एक हाईवे बनाया रहा है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 465 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क का निर्माण हुआ है। इसमें से 124 किलोमीटर सड़क कोरापुट जिले में 4,600 करोड़ रुपए के खर्च से बनाई गई है। 3.5 किलोमीटर की दूरिया को तय कर रहा है ये सुड़ंग OD07 जो उड़ीसा की कोरापुट के सूंकी में है। और ये सुड़ंग भारतमाला परियोजना के तहत जो प्रोजेक्ट है 465 किलोमीटर की दूरिया छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जुड़ने के लिए माना जा रहा है कि इस सड़क का निर्माण न सिर्फ विशाखापत्तनम जाने वाले यात्रियों का समय बचाएगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। ये टनल कोरापुट जिले में शुंकी घाटी में पूर्वी घाट के साथ समुद्र तल से लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। और अतिथि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे एक बार फिर से देश में विवाद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें बीजेपी ने एक फोटो शेयर करते हुए राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से संबंधित लोगों से नजदीकी बढ़ाते हुए नजर आ रही है और इसी पर अब
विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल अपनी यात्रा में बर्लिन से 30 स्कूल की प्रेसिडेंट और प्रोफेसर कॉर्नेलिया वोल के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल, और कॉर्नेलिया वोल सेंटर यूरोपियन यूनिवर्सिटी की कई ट्रस्टी में से एक है। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलने वाली नेटवर्क से वोल की नजदीकी पर बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए विदेश में प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश पहुंचते हैं और उसके बाद उनका दौरा जो है वो विवादों में घिर जाता है। तो बीजेपी ने इसी के चलते एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट में भी उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से संबंध है उनके और वो वहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो राहुल की विदेश यात्रा पर एक बार फिर से यहां पर विवाद देखने को मिला है। राहुल की जर्मनी यात्रा के दौरान तस्वीरें सामने आई और इसी पर ये जो विवाद सामने आया है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें अब बीजेपी जो है उन्होंने ट्वीट करके आपत्ति जताई है और कहा है कि राहुल गांधी देश में सियासत अब इसको लेकर चल रही है। राहुल गांधी के ये तस्वीरों को लेकर जो सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है सर्कुलेट की जा रही है, बेहद वायरल हो रही हैं और इसमें इस पर आपत्ति जताई गई है कि वो विदेश यात्रा करते हैं। तो दरअसल राहुल ने अपनी यात्रा में बर्लिन से 30 स्कूल की प्रेसिडेंट और प्रोफेसर कॉर्नेलिया वॉल के साथ मुलाकात की थी। कॉर्नेलिया वॉल सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की कई ट्रस्टीज में से एक मानी जाती हैं। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलने वाले नेटवर्क से वॉल की नजदीकी है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए विदेश में प्लानिंग कर रहे हैं। बताने की अगली खबर आ रही है एमपी से। एमपी के बड़वानी में छात्राओं ने मंचलों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। छात्राओं ने 2 मंचलों की जमकर धुनाई की। छात्राओं का कहना है कि कहीं आते जाते वक्त मंचले अक्सर फतबियां कसते थे। एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर नारा जोर जोर से उठा रही है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? हकीकत किसी ने नहीं छिपी है। बात की जाए गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की, तो स्कूल जाते समय अक्सर मनचले उन पर फतबियां कसते हैं और गलत इशारे करके कमेंट करते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में, जहां तंग आकर छात्राओं ने मनचले की धुनाई करके पुलिस के हवाले किया। छात्राओं का कहना है कि रोजाना इन मनचलों के कमेंटबाजी से परेशान हो गई थी। दरअसल शासकीय जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास में 55 लड़कियां रहती हैं। लड़कियों ने कहा कि कहीं भी आते जाते मनचले पीछा करने लगते थे, भद्दे कमेंट और इशारे करते थे, जिससे सभी परेशान हो चुकी थी। उन्होंने इस मामले का जिक्र हॉस्टल मैनेजर श्रुति बाला कर्मा से किया, जिसके बाद शनिवार सुबह छात्राओं ने एक मनचले को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तो वहीं शाम को छात्राओं ने एक मनचले को घेर कर पिटाई कर दी। इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। तो 5 दिन के इलाज के बाद सयाजी बाग की समृद्धि ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि वो चिड़ियाघर की एकमात्र शेरनी थी। कुछ दिन पहले समृद्धि नाम की शेरनी को कोबरा ने काट लिया था और माना जा रहा है कि यही वजह उसकी मौत की रही है। 5 दिन के इलाज के बाद सयाजी बाग की समृद्धि ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत से पहले समृद्धि ने जिंदगी से जमकर मुकाबला किया, लेकिन वह हार गई। कमाटी बाग चिड़ियाघर प्रबंधन की निगरानी में शेरनी को 12 एंटी वेनम दिए गए, लेकिन कोबरा के जहर ने उसकी जान ले ली। शेरनी की उम्र 6 साल थी। बताया जा रहा है कि वो चिड़ियाघर की एकमात्र शेरनी थी। दरअसल वडोदरा के सयाजी बाग चिड़ियाघर में सोमवार शाम शेरनी के पिंजरे में एक कोबरा घुस आया था। इंडियन कोबरा के साथ हुई जानलेवा लड़ाई में शेरनी घायल हो गई थी। शेरनी ने पूरी ताकत से कोबरा पर हमला किया था और उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। इस दौरान कोबरा ने भी शेरनी के चेहरे पर काट लिया था। जानकारी के मुताबिक कोबरा से लड़ाई में शेरनी को गाल और मुंह समेत कई जगहों पर जहरीले सांप ने काटा था, जिससे जहर तेजी से फैल गया। जहर के कारण टिश्यू डैमेज हो गया था। शुक्रवार दोपहर को उसे द्वारा पड़ा। इसमें शेरनी की मौत हो गई। शनिवार को सम्मान के साथ समृद्धि का अंतिम संस्कार किया गया। समृद्धि की मौत से वडोदरा का मशहूर चिड़ियाघर बिना शेर के हो गया है। बताते चलें कि चिड़ियाघर में 15 साल का शेर राजा कुंवर चोट के कारण मर गया था। तब से समृद्धि चिड़ियाघर में अकेली शेरनी थी जो आने वाले लोगों को आकर्षित करती थी।
और अब यहाँ पर ट्रंप के बड़े एक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। ट्रंप का आईएसआईएस से बदला किस तरह से लिया जा रहा है। सीरिया में 70 ठिकानों पर अटैक अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट जो है उनका हमला यहाँ पर देखने को मिला है। ताज़ा ऑपरेशन हॉक आय से भारी तबाही अमेरिका ने की है। वेनेजुएला पर इराक जैसा हमला होगा, इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तेल को लेकर अमेरिका की नई जंग सामने आई, जहां पर अमेरिकी जेट ने यहां पर उड़ान भरी और आईएसआईएस की कई ठिकानों को तबाह किया। तो यहाँ पर किस तरह से अमेरिका अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है आईएसआईएस के खिलाफ, वो आपको यहाँ पर हम बताते चल रहे हैं। किस तरह से टारगेट पर अब आईएसआईएस के ठिकाने सामने आ गए। अमेरिकी जेट ने उड़ान भरी है और उसके बाद आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर यह हमला बोला है। आईएसआईएस के 70 से ज्यादा ठिकानों को हमले में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब ट्रंप ने एक तरह से ठान ली है कि इन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। सीरिया में आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं उसमें फिलहाल जिस तरह से 70 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। एक और तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। 2 अमेरिकी सैनिकों की हत्या यहाँ पर की गई। 13 दिसंबर को सीरिया में 2 अमेरिकी सहित 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वो सैनिकों की तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अमेरिकी सहित 3 लोगों की हत्या हुई थी यहाँ पर। तब डोनाल्ड ट्रंप ने शहीद जवानों को की श्रद्धांजलि जो है वो दी थी। तो किस तरह से उसके बाद ट्रंप जो है वो सीधे यहाँ पर अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। ट्रंप ने अपने लड़ाकों को यहाँ पर भेजा है। तो यहाँ से इस तरह से शुरू हुआ। पालमायरा सीरिया में जो है वहां तक ये पहुंचे हैं। आईएसआईएस के 70 ठिकाने थे जहां पर ये हमला बोला गया है। और आपको हम इसके मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हुआ है। अमेरिकी जेट के जरिए ये अटैक किया गया है। शुक्रवार रात को बमबारी डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद शुरू हुई है। सीरिया में अभी करीब 1000 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो तैनात हैं, जो यहाँ आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। आईएसआईएस ने सीरिया इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ था और उसके चलते सीरिया का जो प्राचीन पालमायरा शहर है उस पर भी आईएसआईएस कब्जा जो है वो जमाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ट्रंप जो है उन्होंने 70 ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया है। तो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बदला लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपने 3 नागरिकों की मौत के बाद अमेरिका जो है वो एक्शन मोड में आया। सीरिया में आईएसआईएस के 70 ठिकानों पर जोरदार बमबारी अमेरिका की तरफ से की गई है। इसमें आईएसआईएस लड़ाके, हथियारों का जो उनका स्टोरेज था, जो भंडार था और जो बुनियादी ढांचा था वो भी शामिल है, उसको भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में F-15, A-10 फाइटर जेट्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है अमेरिका की तरफ से। F-15 ईगल, F-10 थंडरबोल्ट ने भी वहां पर बम गिराए हैं और इस हमले में जॉर्डन ने भी F-16 जेट से अमेरिका को सहयोग दिया है। 13 दिसंबर की बात है जब पलमायरा में अमेरिकी नागरिकों पर यह हमला किया गया था। इस पे 2 अमेरिकी जवान सहित 1 नागरिक की जान चली गई थी। अमेरिका ने आईएसआईएस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि आईएसआईएस ने अमेरिकी जवानों की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली थी। इसके बाद अमेरिका ने सीरिया में सीधे तौर पर आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया और इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया गया था, क्योंकि मारे गए सैनिक अमेरिका के आयोवा राज्य से थे। आयोवा जो है हॉक आई स्टेट कहा जाता है। ट्रंप ने हमले को सफल और सटीक भी बताया है। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अभी 2 घंटे पहले हमने सीरिया में आईएसआईएस के उन गुंडों पर हमला किया जो 5 साल पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा किए गए विनाश के बाद फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे थे। हमने उन पर करारा प्रहार किया। मैंने उन आतंकवादियों पर एक बड़ा हमला करने का आदेश दिया जिन्होंने पिछले हफ्ते हमारे 3 महान देशभक्तों की हत्या कर दी थी। ये हमला बहुत सफल और सटीक था। और इस वक्त बड़ी खबर वेनेजुएला से आ रही है। वहां पर तेल टैंकर को फिर अमेरिकी सेना ने रोका है। 2 हफ्ते में ये दूसरी बार हुआ है जब वेनेजुएला के तेल के टैंकर्स को रोका गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तेल टैंकर जिसका नाम सेंचुरीज है, हाल ही में वेनेजुएला के तट के पास उसे देखा गया था। टैंकरों को निशाना बनाने की ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग को कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत महासागर में जहाजों पर सिलसिलेवार हमले करने का आदेश दिया, जिनके बारे में उनके प्रशासन का आरोप है कि वो फैंटेनिल और अन्य अवैध दवाओं की तस्करी अमेरिका और उससे बाहर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हैं वो अमेरिका के खिलाफ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। तो किस तरह से
निकोलस मादुरो जो हैं उनके खिलाफ अब ट्रंप एक तरह से एक्शन लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अब निकोलस पर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब तेल के टैंकर रोके जा रहे हैं तो ऐसे में ये दूसरी बार हुआ है। वेनेजुएला के तेल के टैंकर को रोका गया और सीधे तौर पर निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने के नजर आ रहे हैं। तो ये तेल भंडार जो है वेनेजुएला का, ये नंबर 1 था जहाज जिसे रोका गया था और इस तरह से आप देख रहे हैं जो तेल का भंडार है यहाँ पर, तो मादुरो के लिए ये स्थिति बेहद अब दबाव वाली होती जा रही है, तनावपूर्ण होती जा रही है। तो देख रहे हैं यहाँ पर तेल टैंकर जिसका नाम सेंचुरीज है, हाल ही में वेनेजुएला के तट के पास उसे देखा गया था। टैंकरों को निशाना बनाने की ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ने रक्षा विभाग को कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत महासागर में जहाजों पर सिलसिलेवार हमले करने का आदेश दिया। प्रशासन पर का आरोप यह है कि वो फैंटानिल और दूसरी दवाओं की तस्करी अमेरिका और उससे बाहर कर रहे हैं। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप वेनेजुएला पे हमला करेगा? अमेरिका वेनेजुएला में टकराव चरम पर है और आपको बता दें तेल भंडार में नंबर 1 पूरे विवाद की जगह वेनेजुएला का भंडार है, जिस पर ट्रंप अमेरिका का दावा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या वेनेजुएला पर इराक जैसा हमला होगा, क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला में इराक जैसा अगर हमला होता है तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। ट्रंप एक ऑर्डर पे साइन करने वाले हैं, ये खबर आ रही है और वेनेजुएला के पास सामूहिक विनाश का हथियार है, इसकी घोषणा भी की जाएगी। अमेरिका ने इराक पर हमले के दौरान भी ऐसा ही कहा था। दरअसल अमेरिका वेनेजुएला में तेल को लेकर जंग चल रही है। वेनेजुएला के पास तेल का विशाल भंडार है। तेल भंडार के मामले में वेनेजुएला पहले नंबर 1 पर है, फिर दुनिया के तेल का करीब 20% वेनेजुएला के पास है। पहले अमेरिका भी वेनेजुएला से तेल खरीदा करता था, लेकिन अभी चीन वेनेजुएला के तेल का बड़ा खरीदार बन चुका है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल टैंकर जब्त किया था। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल भंडार को अमेरिका का बताया। ट्रंप का आरोप है कि 1976 में वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल कंपनियों को भगा दिया था, साथ ही अमेरिकी तेल कंपनियों की संपत्ति जब्त कर ली थी। वेनेजुएला पर इसे चोरी से हथियाने का आरोप लगाया। वेनेजुएला से सारा तेल, जमीन और दूसरी संपत्ति वापस करने को कहा। अमेरिका ने वेनेजुएला सरकार को आतंकी संगठन घोषित किया है। इसके बाद से दोनों में टकराव हर दिन तेज होता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के दुश्मन फेंटनाइल की तस्करी कर रहे हैं, क्योंकि वे अमेरिकियों को मारना चाहते हैं। अपने देश को इस घातक जहर से बचाने के लिए फेंटनाइल को सामूहिक विनाश का हथियार घोषित किया जाएगा। और अब बात करने जा रहे हैं अमेरिका की डर्टी फाइल्स की, किस तरह से इसमें अलग अलग लोगों के नाम सामने आए। एप्स्टाइन की जो डार्क फाइल है उसमें बहुत कुछ ऐसा सामने आया जिसने डर्टी पिक्चर से दुनिया जो है वो हैरान रह गई। ब्रिटिश प्रिंस की भी इसमें तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। अमेरिका के विवादित अरबपति जेफरी एप्स्टाइन की फाइल से हड़कंप मच गया। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते, पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक फोटो में वो हॉट टब में नजर आते हैं। ये तस्वीर अब वायरल हो चुकी है। बिल क्लिंटन एक महिला के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। महिला का चेहरा हालांकि जरूर ढक दिया गया है। एक तस्वीर में क्लिंटन अपनी सेक्रेटरी रही मोनिका लेविंस्की की पोशाक में भी नजर आ रहे हैं। क्लिंटन ने तस्वीरों को लेकर कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मशहूर गायक माइकल जैक्सन की तस्वीरें भी इसमें सामने आई हैं। वो एक तस्वीर में जेफरी एप्स्टाइन के साथ भी नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अमेरिकी होस्ट ओपरा विनफ्रे के साथ दिख रहे हैं। एप्स्टाइन सेक्स स्कैंडल में ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू की भी तस्वीरें हैं और इसमें ब्रिटिश प्रिंस 5 महिलाओं के पैरों पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। सभी के चेहरों को यहाँ पर छिपा जरूर दिया गया है। फोटो एल्बम में ट्रंप की कई तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। इसमें ट्रंप कई लड़कियों के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। ट्रंप की इसको लेकर आलोचना भी हुई थी और इन दस्तावेजों में एक पुरानी कॉन्ट्रैक्ट बुक भी मिली है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल है। जेफरी एप्स्टाइन के कुख्यात यौन अपराधी और अरबपति था जिसे पहली बार 2005 में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जेल में उसकी मौत हो गई थी और उसको लेकर भी सवाल लगातार उठते रहे। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटी से दोस्ती थी और जिस तरह से ये अपराधी था, अरबपति था, और जब उसकी जेल में मौत हुई उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति जो है इस तरह से सामने आई कि सब कुछ वायरल हो गया।
और अब आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 6 सालों के बाद संगीतकार ए.आर. रहमान का सूफी कॉन्सर्ट हुआ। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भव्य आयोजन किया गया, जहां पर फैंस का जमावड़ा दिखाई दिया। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ और सीईओ राहुल कंवल ने खास बातचीत की है, वो भी आपको हम यहाँ पर सुनवाते हैं। Rahman Saab, when you were performing, I had people behind me in tears. Many of them seemed to be in a trance. I'm sure most of you sitting here would agree this was one of the most magical, mystical performances we've seen. We were loving every second. What was it like for you? From the beginning. And when the first claps came in, I think my only prayers was all of you should be healed. May God give you a lot of prosperity, health, love, long life. Thank you so much. You know, when we went back, it almost seemed as if Mr. Rahman was in trance. You know, he was looking up, he was in a zone. It's like a cricketer going out to bat, not wanting to be disturbed, focusing so much. It's almost, it's meditation, it's prayer. What is it like for you to come out and deliver such a performance? I'm very, very humbled. This is India for me. This is India. This India I grew up, and this India I'm seeing now. It'll never change. The same. You know, and the amazing thing was this is so cross-cultural. There were so many religions together brought in. It's not just, and that's the beauty of India. Multiple cultures, multiple religions coming together. Jala, thank you for supporting Jala. Jala is my dream. I think it's coming true because of all of you. Thank you for giving for them a platform to perform. No, this was actually the first NDTV Good Times concert in Delhi. And I don't think we could have dreamt of anything more magical and more beautiful. For making it so special, thank you very much. It really means Your intention was good, so it came out well. No, it really was. It was a very quick conversation which led to you agreeing to do this. Rahul, you'd agree? It couldn't possibly have been more magical. Well, I mean, when you have somebody like an A.R. Rahman, legend, maestro, I don't know which word should we choose. It was just a treat, and the audience was just purely mesmerized. And I think they're in a trance. They're still in a different world. Do you agree or you don't? That's it. And the respect, none of them shouted for Chaya Chaya. Thank you so much. They know what they're hearing. No, actually, I've seen some of the other general music. This one strikes at a very deep core. It just strikes so deep and it makes it so. खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां शिमला से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। शिमला घूमने पहुंचे कुछ पर्यटक चलती टॉय ट्रेन से कूदते हुए नजर आए। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों लोग इस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। मामला कालका से शिमला तक पहाड़ों से गुजरते हुए एक शानदार और ऐतिहासिक सफर कराने वाली टॉय ट्रेन से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि शिमला घूमने पहुंचे कुछ पर्यटक इस टॉय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, इसीलिए इन लोगों ने स्टेशन से पहले ही चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो तारादेवी रेलवे स्टेशन के नजदीक का बताया जा रहा है। वीडियो में कई लड़के चलती ट्रेन से कूदते नजर आ रहे हैं। इनमें से एक शख्स पटरी पर गिर भी जाता है। इस दौरान सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी, जिससे कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बिना टिकट यात्रा कर रहे ये पर्यटक अगर रेलवे स्टेशन पर उतरते तो उनको टिकट दिखाना पड़ता, जो कि उनके पास था ही नहीं। इससे तो वह फंस जाते और उनको जुर्माना भी देना पड़ता, बदनामी होती, वो अलग। इसी डर से बिना पर्यटकों ने चलती ट्रेन से कूदने का निर्णय किया। और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उन्नाव की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाज खान की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अदिति, बता दें आपको मामला क्या है। किन्नर समुदाय को लेकर इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इसी की वजह से नाज खान के खिलाफ सदर कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज की गई है। उन्नाव की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाज खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। किन्नर समुदाय को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में नाज खान के खिलाफ सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायत किन्नर समुदाय से जुड़ी लकी किन्नर की ओर से दर्ज कराई गई है, जहां पीड़ी नगर में रहने वाली नाज खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो किन्नर समाज को अपमानित करती हुई नजर आई। मामला गंभीर होने पर नाज ने दूसरा वीडियो जारी किया था, जिसमें वो किन्नर समाज से माफी मांगती हुई नजर आ रही है।
लेकिन देर रात किन्नर लकी ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर रील गर्ल के खिलाफ FIR दर्ज कराई। किन्नर ने आरोप लगाया है कि नाज खान के वीडियो से किन्नर समाज आहत है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी रील गर्ल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि ये रील गर्ल से जुड़ा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पब्लिक प्लेस पर डर्टी डांस की रील अपलोड करने के लिए विवादों से घिरी रही है। तो नमस्ते इंडिया में फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और कहीं जाइएगा नहीं। NDTV इंडिया पर नमस्ते इंडिया जारी है, बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहां पर इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस की गोली से बदमाश सिराज अहमद को घायल कर दिया गया है। सुल्तानपुर में हत्या के एक मामले में वांटेड था सिराज अहमद और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। बार संवाददाता अजय दुबे इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बताइए इस एनकाउंटर के बारे में, कौन था ये बदमाश, किस तरह से उसे पकड़ा गया? अब बिल्कुल देखिए, दुर्दांत अपराधी है, 1 लाख का इनामी है और सिराज अहमद जो पुत्र है मंसूर अहमद का सुल्तानपुर में बड़ी वारदातें अंजाम दे रखी थी और इस बार पंजाब हरियाणा के बॉर्डर इलाके में कुछ प्लानिंग करके रखी हुई थी इसकी टीम ने। सहारनपुर ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका, वहां पर घेराबंदी की पुलिस ने और घेराबंदी जब पुलिस ने की तो सिराज ने पुलिस पर फायरिंग की और आत्मरक्षा में जो जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की, फायरिंग में तो उसे चोट लगी। इसको इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिराज को आपको बताते चले जो पिस्टल है 30 बोर की और एक पिस्टल 32 बोर की इसके पास से बरामद की गई है। कारतूस भी मिले हैं भारी मात्रा में और साथ ही तमाम जो उसके पास गैजेट है वो चीजें बरामद की गई है। तो सिराज का कुल 30 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या का प्रयास, रासुका, गंभीर धाराएं हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में थानों में दर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। और आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को उत्तर प्रदेश की एक और खबर देते, जहां बुलंदशहर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। मुठभेड़ में आजाद उर्फ पीटर मारा गया। बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही घायल भी हुआ और अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथी मौके से फरार हो गए। फरार बदमाश की तलाश में भी अब कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। कब्जे से पिस्टल बरामद की गई है, खोखा और कारतूस भी बरामद किया है। बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद हुई है। देहात थाने की लूट में वांछित थे इनामी। मेरठ का रहने वाला था आजाद उर्फ जुबैर। SSP दिनेश कुमार सिंह ने इस मामले की पुष्टि कर दी है। और अब बात करते हैं दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार की, जिससे लोग जूझ रहे हैं। अदिति, आप और हमारे जैसे लोग भी जूझ रहे हैं। सांसों पर सितम है ये सीधे तौर पर। और आज भी प्रदूषण कोहरे का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली का औसत AQI जो है वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। तस्वीरों के जरिए भी आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सुबह की स्थिति आप देख सकते हैं, धुंध की चादर है। अब ठंड लगातार बढ़ रही है तो कोहरा भी होने लगा है। ऐसे में विजिबिलिटी तो कम हो ही रही है, लेकिन आंखों में जलन, सांसों में दिक्कतें, वो समस्या भी लगातार बनी हुई है। बिल्कुल आदित्य, और जो तस्वीरें आई हैं वो भी अब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इंडिया गेट की तस्वीरें हैं। राजधानी में इंडिया गेट जो है उस इलाके में देखिए सुबह के वक्त किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ था। हालांकि ट्रैफिक की आवाजाही जो थी वो धीमी थी, लेकिन ट्रैफिक कम भी था तो परेशानी ज्यादा नहीं हुई। और धौला कुआं की तस्वीरें जब सामने आई तो एकदम हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे गहरी धुंध देखने को मिली, लेकिन ट्रैफिक यहाँ पर काफी बड़ा हुआ था। फिर भी तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है धीरे धीरे गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं। और अब आपको अक्षरधाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरह से हेडलाइट्स चलाकर चलना पड़ रहा है। और ये स्थिति सिर्फ सुबह होते होते नहीं, सुबह 8-9 बजे के आसपास भी हो रही है, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है, स्मॉग बहुत ज्यादा है यहाँ पर और उसके चलते दिक्कतें लोगों को रास्तों पर उठानी पड़ रही है। गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगा है, क्योंकि जिस स्पीड से आप नॉर्मली चलते हैं उससे नहीं चल पा रहे हैं।